चलिए अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि एक्सरसाइज नंबर 1 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन हमको बनाने हैं। हाँ, ये अलग चीज़ है कि 2 क्वेश्चन में अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो हमको 2 तरह के क्वेश्चन बनाने हैं। पहला फॉर्मेट हमारे क्वेश्चन का ये होगा कि हमसे कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाएंगे जिसमें वर्ड को पढ़ करके, स्टेटमेंट को पढ़ करके सिर्फ हमको इक्वेशन बनाना रहेगा। तो हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और इक्वेशन बना के उसको छोड़ देंगे, सॉल्व नहीं करना हमको। ग्राफ के लिए मैंने पहले ही बता दिया आपको कि हमको सिर्फ 3 क्वेश्चन ग्राफ में सॉल्व करने थे। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। इस एक्सरसाइज में भी ग्राफ के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन उसमें सिर्फ आपको ग्राफ देखना है बुक में और उसका आंसर सिर्फ बताना है। तो हम वो ग्राफ यहाँ नहीं बनाएंगे। आप सबके पास बुक होगी, आप बुक में देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने इसके पहले का लेक्चर देखा है वो तो बिना इस वीडियो की हेल्प के भी अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमने सारी बेसिक बातें पिछले लेक्चर्स में कवर कर ली हैं। ओके, तो हम पहले तरह का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमको स्टेटमेंट पढ़ के सिर्फ इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बना के छोड़ देना है, वही हमारा आंसर होगा। ओके, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। कहने का मतलब आप समझ गए। नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उससे आप इक्वेशन बनाइए। ओके, इसमें पहला क्वेश्चन है, द क्रिकेट कोच इन अ स्कूल परचेज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900। एक स्कूल में कोई क्रिकेट कोच है, क्रिकेट की ट्रेनिंग देने वाला कोच, उन्होंने किसी दुकान से 3 बैट और 6 बॉल खरीदे। 3 बैट, 3 बैट्स एंड 6 बॉल उन्होंने परचेस किए और दोनों की कीमत उन्होंने कितनी अदा की? ₹3,900। अच्छा, उसी कोच ने फिर क्या किया? ही बॉट ए बैट एंड 2 बॉल्स। और अगर वो 1 बैट और 2 बॉल खरीदे, अभी इससे पहले कितना खरीद रहा था? 3 बैट और 6 बॉल, और अब दूसरे केस में कितना ले रहा है? 1 बैट और 2 बॉल सेम दुकान से, तो उसको कितना पड़ता है? ₹1,300, ₹1,300, ठीक है। तो इसको हमको इक्वेशन बनाना है स्टेटमेंट पढ़ करके। अब आप देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसके पहले का लेक्चर, इसके पहले के एग्जाम्पल आप देखते हुए आ रहे हैं, तो आपको मेरा मेथड मालूम है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन वाली लाइन ढूंढेंगे। तो इसमें तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं कि ये बताओ वो बताओ, तो हम इसमें सोचेंगे कि कौन सी 2 चीज़ दी हुई है। तो आंसर है, एक है बैट और एक है बॉल। और पहले केस में क्वेश्चन ये बोलता है कि उन्होंने 3 बैट खरीदा, 6 बॉल खरीदा और कीमत 3,900 अदा की। दूसरे केस में क्वेश्चन ये बोलता है कि 1 बैट खरीदा, 2 बॉल खरीदा और कीमत 1,300 अदा की, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि 1 बैट की कीमत कितनी होगी, 1 बॉल की कीमत कितनी होगी। इसी को हम 2 वेरिएबल मान लेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर ए स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला ए है ना, तो हम क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। 1 बैट की कीमत मैं मान लेता हूँ X रुपए और 1 बॉल की कीमत मैं मान लेता हूँ Y रुपए। 1 बैट X रुपए का आता है और 1 बॉल Y रुपए का आता है। अब सिचुएशन देखो, हमको सिर्फ इक्वेशन बनाना है और कुछ नहीं करना। प्रश्न के अनुसार केस नंबर 1 या कंडीशन नंबर 1। पहले केस में क्वेश्चन क्या कहता है कि कोच साहब ने कितने बैट और कितने बॉल खरीदे? 3 बैट और 6 बॉल, और कीमत कितनी अदा की? 3,900। अब जरा देखो, 1 बैट की कीमत X रुपए है, तो 2 बैट की कीमत कितनी होगी? 2X रुपीज़। ये सारी चीज़ें हम पहले कवर कर चुके हैं, आप पहले का वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसको हम यहाँ पर डिटेल नहीं करेंगे, इलाबोरेट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो 1 बैट की कीमत X रुपए, तो 2 बैट की कीमत 2 × X रुपए, तो 3 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी? 3 × X रुपए। तो पहले केस में 3 बैट की कीमत कितनी हो गई? 3X रुपीज़। और साथ में क्या ले रहा है वो? 6 बॉल। 1 बॉल की कीमत Y रुपए, तो 2 बॉल की 2Y रुपीज़, 4 बॉल की 4Y रुपीज़ और 6 बॉल की 6Y रुपीज़। तो 6 बॉल की कीमत कितनी हो गई? 6Y रुपीज़। ये भी रुपया, ये भी रुपया। उन्होंने दोनों का मिला के कितना दिया? दोनों का मिला के
उन्होंने दिया 3900। बस ये हो गया, ये हो गई हमारी इक्वेशन की फ्रेमिंग। अब इसको हम चाहें तो थोड़ा छोटा कर सकते हैं। क्यों छोटा? क्योंकि देखो ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है, ये भी डिवाइड हो सकता है, ये भी डिवाइड हो सकता है। तो हम सबको 3 से डिवाइड करके इक्वेशन को छोटा बना लेते हैं। देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा x, ये बन जाएगा 2y, और ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये बन गया। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, चाहो तो इसको दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि हमारा स्टेटमेंट से तो ये इक्वेशन बना, तो इसी को इक्वेशन नंबर 1 लिखना है हमको, ठीक है। ये तो इससे छोटा करके हमने बनाया। ओके, अब देखो केस नंबर 2। दूसरे केस में हाँ, उन्होंने कितने बैट और कितने बॉल खरीदे? 1 बैट और 2 बॉल, और कीमत कितनी अदा की? 1300। 1 बैट 2 बॉल, ठीक है। तो देखो 1 बैट की कीमत कितनी है? x रुपए, तो 1 बैट की कीमत तो x रुपए ही आएगी, ठीक है। 1 बॉल की कीमत कितनी है? y रुपीस, और हम कितने बॉल ले रहे हैं अब की बार? अब की बार हम कितने बॉल ले रहे हैं? 2 बॉल, ठीक है ना। 1 बैट 2 बॉल, तो एक बॉल अगर y रुपीस का है तो 2 बॉल कितने का आएगा? 2y रुपीस का, और दोनों का मिला के उन्होंने कितना दिया? 1300। ये तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन बन गए। अब अगर मैं इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करूं तो ये चीज़ हमने डिटेल से कवर कर ली है कि ये दोनों इक्वेशन एक जैसे हैं, है ना। इसलिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा बनेगा? एक जैसा, सेम ग्राफ बनेगा, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। तो इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? आंसर है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइन के ऊपर लाखों करोड़ों कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे और लाखों करोड़ों x और y की कॉमन वैल्यू मिलेंगी। तो इसका सॉल्यूशन इन्फिनिटी आने वाला है। लेकिन हमको सॉल्यूशन नहीं निकालना है, हमको सिर्फ ये 2 इक्वेशन बनाने थे। हमने 2 इक्वेशन बना दिए, हमारा काम हो गया। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, बी वाला क्वेश्चन। ये नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर बी हम लोग देखते हैं ना, पहले एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का बी वाला पार्ट। हमारा क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 नंबर इज 16 एंड देयर डिफरेंस इज 8। 2 नंबर का सम 16 है और उन्हीं दोनों नंबरों को अगर हम माइनस करें यानी उनका डिफरेंस निकालें तो कितना आता है? 8 आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? 2 नंबर सोचने हैं, तो हम 2 नंबर कुछ मान लेते हैं। लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y। मान लो कि वो 2 नंबर कौन से हैं? एक x है और दूसरा y, ठीक है। अब सिर्फ हमको इक्वेशन बनाना है और कुछ नहीं करना। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। पहला केस क्या कहता है कि वो 2 नंबर ऐसे होंगे जिसका सम कितना आता होगा? 16, ठीक है। तो दोनों नंबरों को हम अगर जोड़ें तो कितना आएगा? 16। और केस नंबर 2 में हमसे क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर हम दोनों नंबर का डिफरेंस निकालें यानी एक नंबर से दूसरे को माइनस करें तो कितना आता है? 8 आता है। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करने की कोई बात ही नहीं हुई है क्वेश्चन में, तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, हमको सिर्फ इक्वेशन बनाना है। स्टेटमेंट पढ़ के हमारा इक्वेशन बन गया, ये नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सी पे। सी वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सी। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स इज 160 रुपीज़। फिर से हम 2 सामान खरीद रहे हैं। कौन कौन से? एक ले रहे हैं एप्पल, सेब, और एक ले रहे हैं ग्रेप्स, अंगूर, ठीक है। पहला कंडीशन ये बोलता है कि अगर हम 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स खरीदें तो दोनों हमको 160 रुपये में पड़ते हैं, 160 रुपये देना पड़ता है इन ए फ्रूट शॉप। ओके, इन द सेम शॉप द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300 रुपीज़। और उसी दुकान में 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स लेते हैं तो 300 रुपया पड़ता है। इसका इक्वेशन बनाओ। तो 2 चीज़ें जो इन्वॉल्व हो रही हैं, सबसे पहले हमको क्या करना है? 1-1 किलो का कुछ ना कुछ कीमत मान लेना है, ठीक है। तो देखो, लेट कॉस्ट या प्राइस भी आप लिख सकते हैं ना, ऑफ 1 kg एप्पल
बी एक्स रुपीज़, और सेम टू सेम कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स बी वाई रुपीज़। अब प्रश्न के अनुसार अब हम दो केस बनाते हैं। 1-1 किलो की कीमत हमने मान ली है। अब हम लेते हैं केस नंबर 1। पहले केस में देखो क्वेश्चन में हम कितना एप्पल और कितना ग्रेप्स लेते हैं। पहले हम ले रहे हैं 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स और 160 रुपया दे रहे हैं। ठीक है, ओके। देखिए 1 किलो एप्पल की कीमत है x रुपया, तो 2 किलो एप्पल की कीमत कितनी हो जाएगी 2x रुपया। 1 किलो ग्रेप्स की कीमत कितनी है y रुपया, और हम कितना ले रहे हैं 1 किलो ही ले रहे हैं, तो कीमत कितनी होगी y रुपया, और दोनों का मिला के हमने दुकानदार को कितने का दिया, कितना दिया 160 रुपया। ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। केस नंबर 2, इसमें हम कितना एप्पल और कितना ग्रेप्स ले रहे हैं बुक में देखिए ज़रा। अब हम ले रहे हैं 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स, 300 का पड़ेगा। 1 kg एप्पल x रुपया का है, तो 4 kg एप्पल कितने का पड़ेगा, 4 गुना हो जाएगा 4x। ठीक, 1 kg ग्रेप्स अगर y रुपया का है तो 2 kg ग्रेप्स कितने का पड़ेगा 2y, और ये कितने का पड़ रहा है दोनों 300 रुपये का। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसमें देखो ये सभी नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करके इसको छोटा भी कर सकते हैं आप। ये कितना हो जाएगा देखो, दिस इज 2x, दिस इज 1y, 2 से डिवाइड होने पर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 150। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं छोटा करके, लेकिन इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इक्वेशन बना रहे हैं, सॉल्व तो कर नहीं रहे। सॉल्व करते तो हमको छोटा करना पड़ता। इक्वेशन बनाने के लिए यहीं तक आप करके छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। सिर्फ इक्वेशन बनाना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर डी, फर्स्ट का डी वाला पार्ट। हमारा क्वेश्चन है, नरेश सेड टू हिज डॉटर, नरेश ने अपनी बेटी से कहा, क्या कहा, दैट 7 years ago my age was 7 times your age। आज से 7 साल पहले, 7 years ago, आज से 7 साल पहले, my age was 7 times your age, मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 7 गुना ज़्यादा थी। 7 गुना थी, 7 गुना मतलब 7 गुना ज़्यादा थी। यानी आज से 7 साल पहले तुम जितने साल की थी उससे 7 गुना ज़्यादा मेरी उम्र थी। जैसे मिसाल के तौर पे मान लो आज से 7 साल पहले डॉटर कितने साल की थी, 10 साल की, मान लो मिसाल के तौर पे। तो 7 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 साल का फादर रहा होगा। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा नंबर मैंने बता दिया। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग और इलाबोरेट करते हैं। मान लो बेटी की उम्र आज से 7 साल पहले 5 साल की थी। मान लो आज से 7 साल पहले बेटी कितने साल की थी, 5 साल की, तो फादर कितने साल का होगा, उससे 7 गुना। तो 7 टाइम कर दो 5 को, 7 5 जा 35। तो फादर की एज कितनी रही होगी 7 साल पहले, 35 ईयर, 7 साल ज़्यादा, 7 गुना ज़्यादा। बेटी की उम्र जितनी थी उससे 7 गुना और ज़्यादा कर दो, तो ये उम्र बनती थी। आज से 7 साल पहले की बात है ये। ओके, अगला सिचुएशन, एंड 3 years फ्रॉम नाउ, ये दूसरा कंडीशन आ रहा है। दूसरी बात फादर उसको बताता है कि आज से 3 साल के बाद, 3 year फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद, हाँ, आई विल बी 3 times as old as you, मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। कब, आज नहीं, आज से 3 साल के बाद। मान लो आज से 3 साल के बाद वो 8 साल की हो जाती है। आज से 3 साल के बाद वो 8 साल की हो जाती है। कौन, डॉटर। तो फादर की उम्र उससे 3 गुना हो जाएगी। 8 × 3 कर दो, उसको 3 टाइम कर दो, 24 ईयर। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसका वास्तविक कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको तो इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए पहले हम दोनों की प्रेजेंट एज कुछ ना कुछ मानेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी x ईयर्स। आप चाहें तो आप फादर की एज x ईयर मान लें। देखो जैसा आप शुरू में मानेंगे वैसे ही आपका इक्वेशन बनेगा।
तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका मैच नहीं कर रहा पीछे से आंसर से, और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका मेथड सही होना चाहिए, आप किसको मान रहे हो उसके हिसाब से आपका इक्वेशन आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो डॉटर की प्रेजेंट एज x ईयर मान रहा हूँ और फादर की प्रेजेंट एज ऑफ फादर, आप चाहो तो फादर लिख लो, आप चाहो तो नरेश लिख लो, क्योंकि नाम दिया हुआ है y ईयर्स, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार हम लोग चलते हैं और इक्वेशन बनाते हैं, सिर्फ इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक। केस नंबर 1 देखो ना, केस नंबर 1 सबसे पहले वाले केस में क्वेश्चन हमको 7 साल पहले ले जा रहा है, 7 साल पीछे, ठीक है। तो चलो हम लोग 7 साल पीछे चलते हैं। सेवन ईयर अगो, 7 साल पहले, आज की दोनों की प्रेजेंट एज हमको मालूम है, आज का प्रेजेंट एज, बेटी का भी फादर का भी। तो अगर हम आज से 7 साल पहले जाएंगे तो दोनों की उम्र में 7-7 साल कम हो जाएगा। जैसे मान लो फादर आज मान लीजिए 27 ईयर का है, आज फादर की एज आज कितनी प्रेजेंट टाइम में 27 ईयर, तो आज से 7 साल पहले कितनी रही होगी, तो 7 साल माइनस कर दो आप, 20 ईयर का रहा होगा, ठीक है। इस तरह से दोनों की उम्र में 7-7 साल कम हो जाएंगे, क्योंकि आज से हम 7 साल पीछे जा रहे हैं। तो बताओ डॉटर की एज कितनी रही होगी, डॉटर्स एज 7 साल पहले की बात हो रही है ना, आज अगर डॉटर x साल की है तो 7 साल पहले 7 साल माइनस कर दो इसकी उम्र में, ये इसी तरह से फादर की एज भी 7 साल पहले 7 साल घटा देते हैं, ये ठीक है। ये हम दोनों के कौन सी उम्र में पहुंच गए, 7 साल पहले वाली उम्र में। अब क्वेश्चन ये कहता है सिचुएशन कि आज से 7 साल पहले फादर की एज उसके बेटे की एज से कितनी गुना थी, 7 टाइम थी। फादर की एज उसकी बेटी की एज से 7 गुना थी। तो मैं दोनों की उम्र जो 7-7 साल पहले की है उसको लिखता हूँ, ठीक है। ये पहले मैं लिख रहा हूँ बेटी की उम्र x-7, और इधर मैं लिख रहा हूँ फादर की उम्र y-7। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, कि फादर अपनी बेटी से बोलता है कि बेटी आज से 7 साल पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 7 गुना थी, 7 गुना थी। तो अगर मैं 7 साल पहले पहुंच गया हूं तो वो कंडीशन लग चुकी है कि फादर की उम्र बेटी की उम्र से 7 गुना है। ये फादर 7 साल पहले 7 गुना था बेटी की उम्र से, तो अगर मैं बेटी को भी 7 गुना कर दूं तो दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो हमने बेटी को 7 गुना कर दिया, तो दोनों की उम्र कैसी हो जाएगी, बराबर। ये चीज़ समझ रहे हैं आप, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। 7 साल पहले तो ये उम्र बनती है, लेकिन कंडीशन क्या बोलता है कि 7 साल पहले फादर की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 7 गुना थी। तो फादर की उम्र 7 गुना थी ना, ये है 7 साल पहले फादर की उम्र, ये है 7 साल पहले बेटी की उम्र, और ये 7 साल पहले क्वेश्चन क्या बोलता है कि फादर की उम्र 7 गुना थी। तो अगर मैं बेटी की उम्र को भी 7 गुना कर दूं तो दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। ये साइन इन्वॉल्व करने के लिए ये सब हम कर रहे हैं ताकि इक्वेशन बन जाए। इस साइन की वजह से इक्वेशन बनता है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 7x माइनस 7 जा 49, दिस इज y-7। y को x के पास ले आओ, उधर y प्लस में है इधर माइनस में हो जाएगा, 49 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, और -7 पहले से था। 7x माइनस y इज इक्वल टू 49 में 7 चला गया 42, और बस ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। पहला इक्वेशन हमने बना लिया। अब हम यहाँ लिखते हैं केस नंबर 2, और सेकंड केस में क्वेश्चन हमको कहाँ ले जा रहा है, आज से 3 साल बाद। पढ़ लो ज़रा, 3 ईयर फ्रॉम नाउ। सेकंड केस ले रहा हूँ मैं ना, एंड 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू। तो हम 3 साल बाद चलते हैं। देखो आज की उम्र दोनों की कितनी है, x और y। 3 साल आगे जाएंगी तो कितनी हो जाएगी, 3 साल जुड़ेगा सबकी उम्र में। मान लो फादर आज के डेट में 27 साल का है आज, तो 3 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा, 30 साल का। 3 साल और जुड़ गया ना, 3 साल आगे चले गए हम। बेटी अगर आज 10 साल की है तो 3 साल के बाद कितने साल की हो जाएगी, 13 साल की, तो 3 साल जुड़ जाएगा। तो चलो हम भी चलते हैं 3 ईयर्स
फ्रॉम नाउ या आफ्टर 3 ईयर लिख लो, 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स डॉटर्स एज। बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी 3 साल के बाद? आज बेटी x साल की है तो 3 साल के बाद 3 साल जोड़ डालो इसमें, इतना। और फादर की एज कितनी हो जाएगी 3 साल के बाद? आज फादर y साल का है तो 3 साल के बाद 3 साल उसमें हम ऐड कर देंगे y + 3। अब क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से समझना ना। फादर अपनी बेटी को क्या बोलता है कि आज से 3 साल के बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 3 गुना हो जाएगी, 3 टाइम। तो मैं दोनों की उम्र 3-3 साल बाद वाली लिखता हूँ ना। इधर मैं लिखता हूँ डॉटर का और इधर मैं लिखता हूँ फादर का। क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3 साल के बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी? बेटी की एज से 3 गुना हो जाएगी। तो ये 3 साल के बाद फादर की एज, 3 साल के बाद बेटी की एज, तो 3 साल के बाद फादर की एज कितनी हो चुकी है? 3 गुना। तो अगर मैं बेटी को भी 3 गुना कर दूं तो दोनों की एज कैसी हो जाएगी? बराबर। तो मैं बेटी को 3 गुना कर देता हूं, दोनों बराबर हो गए। ये समझ रहे हैं? जैसे मैंने यहाँ बनाया वैसे ही यहाँ बना रहा हूँ। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। दिस विल बी 3x + 9 = y + 3। y मैं इस पार ला रहा हूँ, 3x - y = 3 - 9। 3x - y = कितना बचेगा? ये देखो -6। प्लस माइनस आता है, आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ज़रा मैच करें। सिर्फ हमको इक्वेशन बनाना था और हमको इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा हमको और कुछ नहीं करना है। तो हमने जैसा इक्वेशन बनाया है, अगर ये आपकी बुक में पीछे से मैच ना करे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई ना। क्यों नहीं होना है? इसलिए क्योंकि अगर आपकी बुक से मैच नहीं करता तो क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता क्योंकि वो उन्होंने डॉटर की एज को y माना होगा और फादर की एज को x माना होगा। तो अगर मैच नहीं करता तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, गलत नहीं है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हमने यहाँ डॉटर की उम्र को x माना है और फादर के प्रेजेंट एज को y माना है, उसके हिसाब से ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट आया है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दिस इज एग्जैक्टली ट्रू। तो ये नोट करें और हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज ई पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, ई पार्ट। हमारा क्वेश्चन है, ए पर्सन ट्रेवल्स 90 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड टैक्सी टू रीच हिज ऑफिस। एक आदमी के घर से उसका ऑफिस 90 किलोमीटर दूर है। ध्यान से समझना, एक आदमी का घर है और उसका ऑफिस घर से कितनी दूर है? 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। अपने घर से जब वो ऑफिस के लिए जाता है तो उसको 2 गाड़ियाँ बदलनी पड़ती हैं। पहले वो ट्रेन से जाता है कुछ दूर और उसके बाद कुछ दूर टैक्सी से जाता है। टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करता है? जितना उसका घर और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस है, यानी 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी। क्वेश्चन ये बोलता है कि ट्रेन से वो जितना डिस्टेंस कवर करता है वो टैक्सी से कवर किए हुए डिस्टेंस के डबल है, यानी ट्रेन से दुगनी डिस्टेंस कवर करता है। टैक्सी से अगर 20 किलोमीटर जाएगा तो ट्रेन से कितना जाएगा? उसका डबल, 40 किलोमीटर। ये समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको ऐसे एनालाइज करिए, देखिए ना, मान लो ये उसका घर है, ठीक, और घर से उसका ऑफिस कितनी दूर है? ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 90 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि घर से कुछ दूर तो वो ट्रेन में जाता है, सपोज ये ट्रेन है, ट्रेन वाली लाइन, ठीक है, और बाकी का कुछ दूर वो किससे जाता है? टैक्सी से जाता है। दिस इज टैक्सी, दिस इज ट्रेन। ठीक है, ऐसा समझिए। मान लो यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस वो किससे ट्रेवल करता है? ट्रेन से, और ये वाला डिस्टेंस वो किससे ट्रेवल करता है? टैक्सी से। बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस टैक्सी से ट्रेवल करता है। ठीक है, अच्छा, ट्रेन से चले और टैक्सी से चले,
ट्रेन से जितना डिस्टेंस कवर करेगा और टैक्सी से जितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये डिस्टेंस कितना होगा मिला के? आंसर है उसके घर से ऑफिस तक का डिस्टेंस ही होगा, क्योंकि वो तो यहीं तक चलता है ना। तो ट्रेन और टैक्सी दोनों का डिस्टेंस मिला के कितना होगा? 90 किलोमीटर। ये चीज़ समझ में आया? तो चलो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि मान लो कि ट्रेन से कितना डिस्टेंस तक गया, हमको तो नहीं पता कितना डिस्टेंस जा रहा है। टैक्सी से कितना डिस्टेंस कवर किया, नहीं मालूम। तो ये दो चीज़ें अननोन है, ट्रेन से कवर किया हुआ डिस्टेंस और टैक्सी से कवर किया हुआ डिस्टेंस। तो इसी को हम एक्स और वाई मान लेते हैं। लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन बी x किलोमीटर। मान लो ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो? x किलोमीटर। इसी तरह से डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी b y किलोमीटर, और टैक्सी से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? y किलोमीटर। अब इसके हिसाब से पहला इक्वेशन क्या बनेगा? देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी। कुछ दूर ट्रेन से आया, कुछ दूर टैक्सी से गया, ठीक है। ट्रेन से आया तो घर से चला था, तो घर से कुछ दूर तक ट्रेन से आया, अब यहाँ उतरा, यहाँ से टैक्सी पकड़ा, ऑफिस तक गया टैक्सी से। तो ट्रेन वाला डिस्टेंस, टैक्सी वाला डिस्टेंस दोनों मिला दो तो घर और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस बनता है, इतना ही तो वो चल रहा है, 90 किलोमीटर। तो देखो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ट्रेन से चला x किलोमीटर, टैक्सी से चला y किलोमीटर, और दोनों मिला के कितना चला? घर से लेके ऑफिस तक, यानी कितना? 90 किलोमीटर। ये केस नंबर 1 का बन गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरे सिचुएशन में क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्रेन से कवर किया हुआ डिस्टेंस टैक्सी से कवर किए हुए डिस्टेंस के ट्वाइस है, यानी 2 गुना है। पढ़ के देखो जरा क्वेश्चन। The distance traveled by train is twice the distance traveled by taxi. टैक्सी से जितना डिस्टेंस वो कवर करता है उससे जस्ट डबल ट्रेन से डिस्टेंस कवर करता है। तो दूसरे केस में देखो मैं क्या करता हूँ ना, केस नंबर 2, ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? x। टैक्सी से कितना डिस्टेंस कवर किया? y। और क्वेश्चन क्या बोलता है? टैक्सी से जितना डिस्टेंस कवर करेगा, देखो टैक्सी वाले को मैंने y लिखा है, ठीक है। टैक्सी से जितना डिस्टेंस कवर करेगा उससे जस्ट डबल ट्रेन से डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये ट्रेन से डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, तो ये 2 गुना है, ये 1 गुना है, इससे जस्ट डबल है ये, क्योंकि ये ट्रेन से कवर किया है, तो ये 2 गुना है। अगर मैं इसको भी 2 गुना कर दूं टैक्सी वाले को, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो हमने इसको 2 गुना कर दिया टैक्सी वाले को, दोनों बराबर हो गया। अब मैं इसको इस पार ले लेता हूँ, x माइनस 2y, और उधर कुछ नहीं बचा तो 0। ये देख लो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा 2 इक्वेशन बन गया। अब फिर से प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जब आप बुक में पीछे झांकोगे तो आप देखोगे यहाँ तो उल्टा सीधा लिखा हुआ है। मान लो, मैंने तो नहीं देखा है अभी, देख लेते हैं, चलो। उल्टा सीधा लिखा है या यही लिखा है? कहाँ हो भैया पीछे वाले? x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 और x इज इक्वल टू 2y लिखा है उन्होंने, x इज इक्वल टू 2y। हाँ, ठीक ठीक तो लिखा है, यही तो बना। मान लो इसकी बजाय कुछ और लिखा होता, y इज इक्वल टू 2y लिखता। क्यों लिखता? क्योंकि वो क्या करता, वो ट्रेन से जो डिस्टेंस कवर किया उसको y मानता और टैक्सी वाले को x मानता, तो यहाँ तुमको y दिखता, यहाँ x दिखता। जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में है, हमने उल्टा माना था फादर डॉटर की एज को, तो हमारा इक्वेशन दूसरे तरह का आया, बुक में दूसरी तरह से लिखा है। तो इसको देख के आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप सिर्फ अपने मेथड पर फोकस करेंगे। हमारा मेथड गलत नहीं होना चाहिए, बस मेथड पर आपको नंबर मिलेंगे। आपके बुक में बहुत सारी गलतियां हैं जो टाइम टाइम पर हम लोग सुधारते जाएंगे। ओके, तो ये नोट कर लीजिए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जो हम बोर्ड पर नहीं बनाएंगे, सिर्फ आप उसको बुक में देखकर ओरल आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है, और ग्राफ हमको ग्राफ पेपर में नहीं बनाने, बुक में पहले से बने हुए हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए हमारा क्वेश्चन है, लुक एट द ग्राफ फॉर द गिवन इक्वेशन एंड ट्राई टू फाइंड देयर सॉल्यूशन। ग्राफ देख करके आपको उसके सॉल्यूशन बताने हैं बस। पहला है हमारा ए वाला पार्ट ना, मैं सिर्फ ओरल इसको सॉल्व कर रहा हूँ,
मैं इसको बोर्ड में नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, इक्वेशन देख लीजिए, आपका बुक में लिखा है 3x + 2y - 12 = 0, x - y + 1 = 0, द सॉल्यूशन इज। कैसा होगा सॉल्यूशन? तो ये हमने बेसिक लेक्चर में कवर किया है। यहाँ पर देखिए दोनों लाइन, पहले ग्राफ का दोनों लाइन ध्यान से देखिए। फर्स्ट ग्राफ में ये दोनों लाइन देखो इंटरसेक्ट हो रहे हैं इंटरसेक्ट। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे वही पॉइंट यूनिक पॉइंट है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। इसी पॉइंट की x और y की वैल्यू सॉल्यूशन होगी, x और y की। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पहले से डिस्कस कर ली है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा द सॉल्यूशन इज यूनिक। क्यों यूनिक? क्योंकि दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। बिकॉज both lines intersecting at a single या यूनिक पॉइंट, और उस पॉइंट का नाम क्या है? देखो ग्राफ में 2,3 पर मिल रहे हैं, इसीलिए therefore x = 2 हो जाएगा और y = 3 हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, x और y की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद देखिए बी वाला पार्ट, बी। ठीक है, अगला है हमारा 3x + 6y = 15, x + 2y = 5। देखो दो इक्वेशन है। जब आप इसका ग्राफ देखोगे, इसका ग्राफ देखिए ना, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये देखो, ये है एक सिंगल लाइन, ये तो दूसरी लाइन कहाँ है? कहीं तो दिख नहीं रही, तो इसी के ऊपर होगी दूसरी लाइन। और ये देखो, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो दोनों लाइन पर सेम हैं, तो एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट हमको मिल रहे हैं। जब एक लाइन दूसरे लाइन पर कोइंसिडेंट हो जाती है तो लाखों करोड़ों पॉइंट्स कॉमन हो जाते हैं दोनों लाइन पर, और लाखों करोड़ों सॉल्यूशन होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? द सॉल्यूशन इज इन्फिनिटली मेनी, इन्फिनिटली या मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। बिकॉज व्हाट इज द रीजन? बोथ लाइन्स कोइंसिडेंट ऑन ईच अदर, देयरफॉर ठीक है, देयर आर मेनी वैल्यूज ऑफ x एंड y। There are many values for x and y। x और y के लिए बहुत सारी वैल्यूज इसकी हो जाएंगी, तो इसका सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन होगा या इन्फिनिट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये नोट करें। उसके बाद हम लेते हैं सी और डी वाला, ये भी हम देख के बताएंगे, ओरल आप कर सकते हैं। ठीक है, सी वाला क्वेश्चन देखिए। इन इक्वेशन -4x + 6y = 3, 2x - 3y = 5, और ग्राफ हमारा कैसा बन रहा है? दो पैरेलल लाइन। ये है सी वाला। ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन दिख रहे हैं आपको। देखिए, पैरेलल लाइन होने का मतलब ये है कि ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, इसलिए इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई x y की वैल्यू नहीं। द सॉल्यूशन इज, क्या लिख दूं मैं? नो सॉल्यूशन। ठीक, कारण क्या है? बिकॉज बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, कभी नहीं मिलेंगी। देयरफॉर x एंड y हैज नो वैल्यूज, कोई वैल्यू नहीं होगी x और y की। जब मिलेंगे ही नहीं तो x और y की वैल्यू भी नहीं आएगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस एक्सरसाइज का, डी वाला। इन इक्वेशन x + 2y = 3, 4x + 3y = 2, और इसका ग्राफ देखिए कैसे बन रहा है। फिर से दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस कॉमन पॉइंट पर, तो यही एक ही पॉइंट पर हो रहे हैं, तो एक पॉइंट कॉमन है दोनों में, तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा।
जैसे हमने ए वाले का आंसर लिखा वैसे इसका भी लिखेंगे। ये जो कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं आपको, यही एक्स और वाई की वैल्यू होंगी। बुक में देखिए तो यहाँ पर भी हम वही सेम चीज़ लिखेंगे जो हमने फर्स्ट में लिखा था। द सॉल्यूशन इज यूनिक बिकॉज both lines intersecting each other at a single point या यूनिक पॉइंट, और वो पॉइंट कौन सा है, -1, 2 ये। देयरफॉर x की वैल्यू -1 हो जाएगी, y की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पहला एक्सरसाइज जो कि सबसे लोकल एक्सरसाइज था, सबसे इजी एक्सरसाइज था, यहाँ पर आकर के ख़त्म हो गया। और हमको सिर्फ इसमें ग्राफ देख कर के आंसर देना था कि इसका सॉल्यूशन कैसा नहीं होने वाला है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग यहाँ से ग्राफिकल मेथड ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग दूसरे टाइप का मेथड पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसको हमने नाम क्या दिया था, अलजेब्रिक मेथड। और उस अलजेब्रिक मेथड के अंदर हमको 3 मेथड पढ़ने हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम इन तीनों मेथड का थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इनकी मीनिंग क्या होते हैं, और उसके बाद जिस क्वेश्चन में जो मेथड हमको सहूलत भरा लगेगा, एप्रोप्रिएट लगेगा, वो मेथड हम उस क्वेश्चन में लगाएंगे और फटाफट सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज आगे के सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का, एलिमिनेशन मेथड का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, और अपने क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए मिलते हैं इसके बाद की वीडियो में।